हेलो फ्रेंड्स। पिछली कक्षाओं में हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास के बारे में उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। यूँ समझिए कि किसी स्थान विशेष पर, किसी समय विशेष पर घटित हुई, निश्चित रूप से घटित हुई घटनाओं के संकलन को ही उस स्थान विशेष का इतिहास कहा जाता है। विश्व में इतिहास का जनक यूनान के एक लेखक हैं हीरोडोटस। उनको माना जाता है जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व हिस्टोरी का नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारत का जिक्र भी किया था। भारत में अगर इतिहास के जनक की बात करें तो भारत में इतिहास का जनक महाभारत के लेखक वेदव्यास को माना जाता है। महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था। राजस्थान में इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है जिन्होंने 1818 से 1821 के मध्य राजस्थान के उदयपुर जिले के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया और राजस्थान के गांवों में विभिन्न जगह पर घूम घूम करके काफ़ी सारे अभिलेख इन्होंने इकट्ठे किए और राजस्थान के इतिहास का संकलन किया। इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ये जब गांव में इतिहास के संकलन के लिए जाते थे तो घोड़े पर जाते थे, इसलिए घोड़े पर घूम घूम करके इन्होंने संकलन किया, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। इनके बारे में विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है राजस्थान इतिहास के स्रोत। राजस्थान इतिहास के स्रोत की बात करें तो हम इतिहास के स्रोतों को अध्ययन करने के लिए इनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो हमें प्राचीन सभ्यताओं से मिले, जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए या ताम्रपत्र हो गए, वो पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरालेखागारीय स्रोत। पुरालेखागारीय स्रोत वो हैं जो प्राचीन राजाओं ने अपने कर के लिए या किसी और चीज के लिए उसका एक साक्ष्य रखने के लिए उन्होंने जो लेख बनवाए, उन्होंने जो उनकी बहियां होती थी जिसमें वो रिकॉर्ड रखते थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तीसरी मिलती है हमें साहित्यिक स्रोत से। प्राचीन समय में जो महान महान कवि और जो विद्वान हुए, उन्होंने जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें 3 आते हैं। पहला अभिलेख, सिक्के और ताम्रपत्र। पुरालेखागारी स्रोत की बात करें तो इसमें आती है, पहली आती है हकीकत बही। हकीकत बही वो होती है जिसमें राजा की दिनचर्या का संकलन होता था। हुकूमत बही। हुकूमत बही में राजा के आदेशों का संकलन किया जाता था। और कमठाना बही। कमठाना बही में कोई भवन या निर्माण, कोई दुर्ग बन रहा है तो उसका निर्माण कैसे होगा, कौन बनाएगा, कितना खर्चा आएगा, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो कमठाना बही में रखा जाता था। खरीता बही। खरीता बही में राज्य का जो पत्राचार होता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। साहित्यिक स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभिलेख। अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख, ये सब जो है अभिलेख के ही प्रकार हैं। अभिलेख का जो अध्ययन है, उसको अध्ययन की जो विधि है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने का कार्य शुरू करने वाले सम्राट अशोक मौर्य थे, जिनको इसका जो प्रेरणा है वो ईरान के शासक से मिली थी। राजस्थान में जितने भी अभिलेख हैं उनकी भाषा मुख्य रूप से, हालांकि अन्य भाषाओं में भी जैसे पाली, इनमें भी हमें अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मुख्य भाषा उनकी संस्कृत है और कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का उपयोग भी हुआ है। पहला अभिलेख हम बात करें तो पहला अभिलेख है बडली का शिलालेख, जो कि 443 ईसा पूर्व लिखा गया।
बडली का जो अभिलेख है वो अजमेर जिले के बडली गांव में 443 ईसा पूर्व का शिलालेख वीर संमत 84 और विक्रम संमत 368 का है। ये अशोक से भी पहले ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है। किस लिपि में लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। बडली का अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है बडली का शिलालेख, और भारत का पिपरावा के बाद दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। स्थानीय आख्यानों के अनुसार पद्मसेन बडली का समृद्ध राजा था, जिसने अजमेर की तलहटी से पद्मावती नगर इंद्रकोट बसाया था। अजमेर जिले में 27 किलोमीटर दूर बडली गांव से भिलोत माता के मंदिर से स्तंभ के टुकड़ों से ये प्राप्त हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। राजस्थान तथा ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान के साथ साथ ब्राह्मी लिपि का भी सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह अभिलेख गौरी संगत हीराचंद ओझा को भिलोत माता के मंदिर में मिला था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद आता है अशोक का भाबरू लेख। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। बीजक की पहाड़ी पर हमें 2 अभिलेख मिले। पहला अभिलेख 1837 में भाबरू का अभिलेख मिला। दूसरा एक और अभिलेख 1877 में वहां पर कार्लाइल द्वारा खोजा गया, जिसको भाबरू का सेकंड अभिलेख या बैराट का अभिलेख कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक के भाबरू के अभिलेख या भाबरू के प्रथम अभिलेख की, जो 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी का अभिलेख है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इसमें जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो खुदे हुए हैं: बुद्ध धम्म संघ। वर्तमान में यह लेख कोलकाता म्यूजियम में है। मिस्टर कनिंघम इसको कोलकाता ले गए थे, जहां ये रॉयल एसाइटिक सोसाइटी का जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। किस भाषा का है ये पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि का है। इसके बाद आता है घोसुंडी का अभिलेख। घोसुंडी का अभिलेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। कब का है? घोसुंडी का जो अभिलेख है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। ये चित्तौड़गढ़ में जब हमने नगरी सभ्यता पढ़ी थी तब भी हमने इसका अध्ययन किया था। ये चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता के पास में जो घोसुंडी गांव है वहां से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख को खोजने का जो श्रेय है वो कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया को दिया जाता है, और इसको पढ़ने का श्रेय, सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर DR भंडारकर को। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। इसमें भगवान विष्णु की उपासना की जानकारी मिलती है। इसमें ये जानकारी मिलती है कि वहां वैष्णव धर्म या भागवत धर्म प्रचलित था। यहाँ जो घोसुंडी गांव में जो मंदिर मिलता है वो भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वैष्णव या भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। उसी की दीवार पर ये लेख उत्कीर्ण है। यहाँ जो मंदिर था उसके बाहर 4 दीवारी बनाई गई थी। उसको नारायण वाटिका भी कहा जाता था प्राचीन समय में। ये जो नारायण वाटिका थी या ये जो 4 दीवारी थी वो 3 बड़ी बड़ी शिलाओं को एक के ऊपर एक रख करके बनाई गई थी। ये इतनी मजबूत थी कि इसकी मजबूती को देखते हुए जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो इसमें अपने हाथियों को बंधवाया था। इसी वजह से इसका नाम हाथीबाड़ा पड़ गया। यहीं से शायद पत्थर ले जा करके इसी के पास में जो प्रकाश स्तंभ बना हुआ है उसका निर्माण भी अकबर ने यहीं से पत्थर ले जा करके, शिलाओं को ले जा करके करवाया था, जिसमें शायद उस समय की सेना के उजाले के लिए तेल जलाया जाता था।
प्रस्तुत लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजागृह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनवाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है मानमोरी अभिलेख, जो 713 ईस्वी में लिखा गया। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल टोड को मिला। इसकी खोज किसने की? कर्नल टोड को मिला है। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए मानमोरी का जो शिलालेख है वो उपयोगी है। इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। इस अभिलेख को जब 1822 में कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहे थे तो अपने साथ ले गए थे, जिसका वजन ज्यादा होने के कारण इन्होंने बीच समुद्र में इस शिलालेख को फेंक दिया था। ये था मानमोरी का शिलालेख। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते हुए कौन से अभिलेख को समुद्र में फेंका था? तो वो था मानमोरी का अभिलेख 713 ईस्वी। इसके बाद आता है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख, इसके जो रचयिता हैं वो गुणभद्र है। जिसने जो यहाँ पर लिखा जाना है उसकी जो रचना की थी उनका नाम है गुणभद्र। इसको जो उकेरा, जिसने शिला पर लिखा, उसका नाम है कायस्थ केशव द्वारा, और इसकी जो तिथि है वो 5 फरवरी 1170 ईस्वी है। यह पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर जैन श्रावक लोलाक द्वारा लिखवाया गया था। लिखवाने वाले कौन थे? जैन श्रावक लोलाक थे। यह भीलवाड़ा के पठारी भाग से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले के पठारी भाग से प्राप्त हुआ है। इस लेख में शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी लेख में सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है और उनकी वंशावली और उपलब्धियों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, कब जो है 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। उसने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी यहीं से हमें उल्लेख मिलता है। इसके बारे में एक और अगर हम बात करें तो यहाँ जो इसमें हमें उत्माद्री के नाम से संबोधित किया गया है। बिजोलिया का जो आसपास का भाग था उसको उत्माद्री के नाम से संबोधित किया गया है, जिसे वर्तमान में उप्रमाल नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ अन्य जगहों के नाम भी जो है प्राचीन नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे जाबालीपुर जालोर का, नड्डुल नाडोल का, शाकंभरी सांभर का, दिल्ली का दिल्ली का, ये दिल्ली का नाम उसमें मिलता है। श्रीमाल भीनमाल का, मंडलकर मांडलगढ़ का, विंध्यवली बिजोलिया का और नाग हृदय नागदा का इसमें प्राचीन नाम हमें मिलते हैं। इसके बाद अगला शिलालेख आता है चिरवे का शिलालेख। चिरवे का जो शिलालेख है वो 1273 ईस्वी में लिखा गया। उदयपुर के चिरवा गांव के एक मंदिर की बाहरी दीवार पर यह लेख संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। भाषा क्या है? संस्कृत है और लिपि नागरी लिपि है। इस अभिलेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? इस अभिलेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस शिलालेख से गुहिल वंशीय बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह की उपलब्धियों व कीर्ति का वर्णन इसमें हमें मिलता है। रतनपुर सूरी ने इस लेख की रचना की और उनके शिष्य प्रशस्तिकार जो थे पार्श्वचंद्र ने इसको शिला के ऊपर उत्कीर्ण किया। इसको उत्कीर्ण करने के बाद जो खोदने वाले जो शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, वो थे कैली सिंह एवं शिल्पी देलन
थे। यह लेख 13वीं सदी की ग्राम व्यवस्था, सामाजिक एवं धार्मिक आदि की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें जैसे सती प्रथा का उल्लेख भी हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद आता है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जो मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का जो मंदिर है, उससे कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर ब्राह्मदे में ये लेख लिखा हुआ है। संस्कृत में काले पत्थर पर उत्कीर्ण यह अभिलेख मेवाड़ के एकलिंग जी से कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर ब्राह्मदे में लगा हुआ है। इस लेख की रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की और सूत्रधार हदा के पुत्र पन्ना ने उसे खोदा। खोदा किसने? सूत्रधार हदा के पुत्र पन्ना ने इसे खोदा और इसके जो रचयिता थे वो थे कविराज वाणी विलास योगेश्वर। यह किसके समय लिखा गया? यह महाराणा मोकल के समय लिखा गया। 1428 ईस्वी मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त इस लेख से गुहिल वंश की जानकारी के साथ राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक स्तर पर भी प्रकाश पड़ता है। ये महाराणा मोकल के समय का है। इसमें राणा हमीर से लेकर महाराणा मोकल तक के शासकों की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें राणा लाखा व क्षेत्र सिंह के काशी, प्रयाग व गया की यात्रा करने एवं हिंदुओं पर लगाए जाने वाले कर को समाप्त करने का उल्लेख भी मिलता है। इसमें महाराणा मोकल द्वारा फिरोज खां एवं गुजरात के शासक अहमद को युद्धों में परास्त करने और एकलिंगजी मंदिर के चारों ओर प्राचीर बनाने का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में हमें मिलता है। इसके बाद आता है आमेर का शिलालेख। 1612 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के इस लेख से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है? पहली जानकारी हमें प्राप्त होती है कछवा वंश की जानकारी। दूसरी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है मानसिंह द्वारा अजमेर क्षेत्र जमारावगढ़ दुर्ग बनाने की जानकारी का यहाँ से उल्लेख मिलता है। इस लेख में कुशवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। कुशवा वंश वाले अपने आप को कुश का वंशज मानते थे और भगवान राम के एक सामंत की तरह राज्य करते थे। कुशवा वंश की उत्पत्ति श्री राम के बड़े पुत्र कुश से मानी जाती है। इसके बाद आता है कुंभलगढ़ का शिलालेख। यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसमें अभी पहली, तीसरी और 5वीं शिलाएं हैं और दूसरी शिला का थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा हुआ है। यह जो शिलालेख है वो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ में जो कुंभ श्याम मंदिर है उसकी दीवार पर अंकित है, जिसको मामादेव मंदिर भी कहते हैं। ये कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, जिसे अब मामादेव मंदिर भी कहते हैं, की दीवार पर लगाई हुई शिलालेख है। ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिनमें से पहली, तीसरी व 5वीं शिला उपलब्ध है और दूसरी शिला का एक टुकड़ा उपलब्ध है। चौथी शिला भी उपलब्ध नहीं है। संस्कृत भाषा और इसकी लिपि क्या है? नागरी लिपि में लिखा गया ये लेख है। इसके जो रचयिता हैं वो कान्हा व्यास थे। अगर हम बात करें गौरीशंकर ओझा की तो उनके अनुसार इसके रचयिता कवि महेश थे, जो कि सही प्रतीत हमें नहीं होता। इसके जो रचयिता थे वो कान्हा व्यास थे। इसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। तीसरी शिला में हरित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ का राज प्राप्त करने का उल्लेख है तथा गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया है एवं गुहिल के पुत्र लाट विनोद का नाम दिया गया है, जो अन्यत्र नहीं मिलता। ये गलत है कि गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, जो कि ये तथ्य इसमें दिया गया है वो गलत है। यह संपूर्ण शिलालेख वर्णन शैली में उत्कीर्ण है। ये कब लिखा गया? ये जो शिलालेख है वो 1460 ईस्वी में लिखा गया, मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी को।
1460 ईस्वी में। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रशस्ति का। उसमें पहली प्रशस्ति आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है बनवाई गई है। ये 9 मंजिला है। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल, जो भवन है वो 9 मंजिला है, उसकी अंतिम मंजिल पर ये प्रशस्ति लगवाई गई है। अब केवल इसमें 2 शिलाएं उपलब्ध हैं जिन पर प्रशस्ति है। हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ पर पड़ने वाली बिजली के कारण ये शिलाएं टूट गई हों। इसमें जो है 1 से 28 तक के श्लोक और अन्य शिला पर 162 से 187 तक के श्लोक प्राप्त हुए हैं। इस प्रशस्ति से भी हमें गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, गुहिल या सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। इनमें बप्पा हमीर, कुंभा आदि शासकों का वर्णन विस्तार से मिलता है। इससे कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है और उसे दानगुरु, शैलगुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है। इससे हमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का ज्ञान होता है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध आदि मुख्य हैं। दोस्तों, पटवारी में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो 4 नाम दिए थे उसमें, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध की तरह जगह दे दिया था संगीत प्रबंध, जो कि नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, सूड प्रबंध है, संगीत प्रबंध नहीं है। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराना प्रशस्ति के 179वें श्लोक में वर्णित है। इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट और महेश भट्ट थे। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को हराने का वर्णन भी इसमें मिलता है और उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाने का वर्णन भी स्मृति से हमें मिलता है। प्रशस्ति में कुंभा द्वारा निर्मित कुंभसा मंदिर की जो तुलना है वो कैलाश पर्वत एवं सुमेरु पर्वत से की गई है। इसके बाद आती है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की बात करें तो 1676 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे इसको लगवाया, जिसका उत्तरी भाग नौचेकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो वो राज प्रशस्ति है, जिसको मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे बनवाया। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति स्थित है, कहाँ स्थित है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। किसने बनवाया, राज सिंह ने बनवाया। कौन सी है, राज प्रशस्ति है। इसके जो सूत्रधार हैं वो रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं, जिन्हें अमर काव्य वंशावली की रचना की। इसके बाद आती है नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी का चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। इसके रचयिता वेदांग मुनि के कृपा पात्र शिष्य आम्र कवि थे। ये संस्कृत भाषा में है। इसके बाद अगली प्रशस्ति है राय सिंह की प्रशस्ति, जो कि 1594 में लिखी गई। बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक पार्श्व में लगी यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की है। इस प्रशस्ति में बीकानेर के संस्थापक राव बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का जिक्र है। इस प्रशस्ति से राय सिंह की मुगलों के सेवा के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें उसके काबुल, सिंध, कच्छ पर विजयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति से गढ़ निर्माण के कार्य के संपादन का ज्ञान होता है। इस प्रशस्ति में राय सिंह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। इसके जो रचयिता थे
वो जाता नामक एक जैन मुनि था, और इसकी जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसके बाद आती है एकलिंगनाथ की प्रशस्ति। एकलिंगनाथ की प्रशस्ति ये एकलिंगनाथ मंदिर की दीवार पर लिखी गई है। ये महाराणा रायमल द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के समय मार्च 1488 में उत्कीर्ण की गई थी। इसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली, तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक स्तर की जानकारी दी गई है। इसमें बप्पा रावल के संन्यास लेने का भी वर्णन है। इसके रचयिता महेश भट्ट थे। इसके बाद आती है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर संस्कृत व नगरी दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। कितनी ईस्वी की है? 1439 ईस्वी की। इसमें मेवाड़ के राजवंश, धनक सेठ के वंश एवं उनकी उसके जो शिल्पी थे उसका परिचय दिया गया है। इसमें बप्पा को गोहिल का पिता माना गया है। इसमें बप्पा एवं काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जो कि गलत है। इसका निर्माता प्रशस्तिकार देपाक था, देपाक या दीपा। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कुछ फारसी के शिलालेख। महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं उसमें पहला शिलालेख है 2.5 दिन का झोपड़े का लेख। यह भारत में सबसे प्राचीन फारसी का अभिलेख है। अजमेर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इस पर फारसी भाषा में इसके निर्माताओं के नाम लिखे हैं। जैसा कि बताया जाता है, एक संस्कृत स्कूल को तोड़ करके उन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया था। इसके बाद धाईबी पीर की दरगाह का लेख 1303 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त फारसी लेख से ज्ञात होता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। शाहबाद का लेख 12 में है। 1679 7वीं सदी का ये लेख 12 जिले से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस ईस्वी में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया था, और औरंगजेब की कर नीति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इससे शाहबाद के लेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती